हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन की। एक्चुअली इससे जो क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में, गेट एग्जाम में, जेस्ट एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो हमारा जो फोकस है यहाँ पर उसी को लेकर है कि लैग्रेंजियन क्या होता है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से लिखते हैं, इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, इन सबको हम अपने दिमाग में रखते हुए अपना आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होगा कि लैग्रेंजियन होता क्या है। लैग्रेंजियन क्या है? लैग्रेंजियन होता है फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम, एंड इट इज अ डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। Okay, so kinetic energy means kinetic energy is also a function of generalized coordinate, generalized velocity and time, but potential energy is only the function of uh, position and generalized coordinate and time, because as we know the potential energy formula is mgh, and mgh is h is a position coordinate, because we vary the height, and then our potential energy is changed. So here, the difference of kinetic energy and potential energy is known as Lagrangian, and this is equivalent to L is T minus V. Okay, L is the representation of Lagrangian. Okay, so the questions comes in our mind is generalized coordinate, because here we use generalized coordinate, generalized velocity and time. So the question obviously comes in our mind is generalized coordinate, the first question. So the generalized coordinate, तो होता क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट? तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम किसी भी सिस्टम को जब डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, वेरिएबल चाहिए होता है। तो जो वेरिएबल होता है वो ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। एज वी नो, every system every system every system can be defined by using some variable, and that variable known as generalized coordinate. ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज के ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए वायर, और वी कैन से एक चींटी है जो कि वायर पे चल रही है। तो जो मोशन होगा वो वन डायमेंशन मोशन है। तो उसके लिए जो वेरिएबल होगा क्या होगा, एक्स ले सकते हैं, हम वाई ले सकते हैं, या जेड ले सकते हैं। दैट वेरिएबल इज नॉन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। आई थिंक अब आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है किसी लाइन पर या फिर किसी वायर पे, या कोई एक इंसेक्ट है जो कि मूव कर रहा है किसी वायर पे। तो उसके पास में या तो वो आगे आ सकता है या पीछे जा सकता है। दैट मीन्स या तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा सकता है या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा सकता, पॉजिटिव वाई ले लो या नेगेटिव वाई ले लो। तो इन दोनों में से या तो आगे मूव कर सकता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड है दैट मीन्स वन डायमेंशन मोशन है। ये जो वन डायमेंशन मोशन है और कोई एक वेरिएबल यूज हो रहा है, तो दैट वेरिएबल इज नॉन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर वन डायमेंशनल सिस्टम। अगर हम बात करें कि अगर कोई मोशन किस पे हो रहा है, प्लेन में हो रहा है। प्लेन का मतलब टेबल टेबल मान लो, तो टू डायमेंशन मोशन। सपोज क्या है कि कोई मोशन, कोई पार्टिकल एम है जो मूव कर रहा है टेबल पे, तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे हमें दो चाहिए होंगे, एक्स और वाई। क्योंकि वो आगे पीछे तो मूव कर सकता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो अप एंड डाउन भी मूव कर सकता है। तो उसके लिए हमें जो वेरिएबल्स चाहिए, टू वेरिएबल्स, जो मोशन होगा वो होगा टू डायमेंशन। तो यहाँ पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स और वाई फॉर टू डायमेंशनल सिस्टम। अगर हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम की बात करें, लाइक कोई पार्टिकल है जो कि स्पेस में मूव कर रहा है, तो उसके लिए हमें चाहिए थ्री डायमेंशनल सिस्टम। तो थ्री डायमेंशन के लिए एक्स वाई एंड जेड। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे थ्री डायमेंशनल सिस्टम के लिए वो आपके एक्स वाई जेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू है वो वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन से कोऑर्डिनेट को, अगर वन डायमेंशनल सिस्टम है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी होगी, अगर टू डायमेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करनी होगी। अब वहां पर ये भी बात आ जाएगी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कौन सा ले रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स
कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ले रहे हैं या फिर सिलेंड्रिकल ले रहे हैं। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि मतलब जो आपका क्वेश्चन है किस सिस्टम में दे रखा है वो ऑलरेडी। तो उसी या तो आप पहले उसको कन्वर्ट कर लो, अगर कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हो तो आप उसी में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक दिस thing is clear here. Now come to the generalized velocity. The second thing is generalized velocity. What is generalized velocity? आपने पढ़ा होगा बेसिकली कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जो जनरलाइज वेलोसिटी है, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ओके, सो द जनरलाइज वेलोसिटी, what is generalized velocity? The rate of change of generalized coordinate, the rate of change of generalized coordinate. Okay, so you can write it down like q dot is equal to dq by dt. Dot here, डॉट यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दिस थिंग कीप इन माइंड, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो आपको जो क्वेश्चन को टैकल करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो बेसिक चीजें आपको क्लैरिटी देती हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बेसिक चीज नहीं पता तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हो। तो वही चीज है, आप हर ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होनी चाहिए आपको कि मतलब जो भी बेसिक्स हैं क्या हैं उसके लिए, जैसे कि जनरलाइज वेलोसिटी क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। अब जनरलाइज मोमेंटम पे हम बात करेंगे। सो द जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, इट इज एसोसिएट विद द जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी। सो वी कैन डिफाइन इट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज dl over dq dot, and as I already told you, generalized momentum. Okay, Lagrangian is a difference of kinetic energy, sorry, difference of kinetic energy and potential energy, of course, but we can replace here L is d upon dq dot and t minus v. Okay, so we can write it down like dt upon dq dot and q dot and t and d upon dq dot and v is only a function of position and coordinate, position and time, because it is independent of velocity. So this term goes to 0. So हमारे पास में बचेगा क्या, pk is equal to dt upon dq dot, that means q and dot, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम, बट जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ पोजीशन और टाइम की फंक्शन होती है। तो दैट इज वाई ये वाली जो टर्म है आपकी वो 0 हो गई है। हमारे पास जो जनरलाइज मोमेंटम निकल के आया वो ये निकल के आया। तो हम जब भी हमें जनरलाइज मोमेंटम पूछा होगा तो हम सीधे सीधे उसकी काइनेटिक एनर्जी को पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो आपको डायरेक्टली जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो लैग्रेंज ने दी थी। जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो लैग्रेंज ने दी थी वो दी थी dt बाई dt, क्योंकि मैं इसके डेरिवेटिव में नहीं जाऊंगा क्योंकि डेरिवेटिव इसका 1 या 2 घंटे का टाइम लेगा। उसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें क्या हो जाएगा, जनरलाइज फोर्स आ जाएगा और भी कई सारी चीजें हैं। आपको स्टार्ट करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, फिर उसमें आपका डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल लगेगा, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, फिर उसके बाद में आपको पार्शियल डेरिवेट करने पड़ेंगे, कई सारे डेरिवेशन है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन जिससे हम कैलकुलेशन अपना क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसको यहाँ पे हम डायरेक्टली लगा रहे हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अपने नेट हो गया, गेट हो गया, इनमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली फॉर्मूले पता होने चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है उसके, उससे आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डी लैम्बर्ट, उसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है,
डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब चीज़ें आपको डिफाइन मैं कर दूंगा, या तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हम आते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज गिवन बाय द लैग्रेंजियन। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या सिस्टम में दे रखा है, उसको पहले राइट डाउन करना होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर करूंगा। डीएल ओवर डीएल की डेट अभी मैंने बताया था क्या होता है, ये मोमेंटम होता है। तो डी बाई डी टी इज पी के, ये देखिए आप, जनरलाइज मोमेंटम पी के इजकल टू डी एल अपॉन डी एल क्यू डॉट। सो हमने ये रिप्लेस कर दिया ऊपर जो इक्वेशन थी उससे, और इस इक्वेशन को हम राइट हैंड साइड में लेके डी एल अपॉन डी एल क्यू हो गया। और ये वाला आपने कहीं पढ़ा होगा, ये किसके इक्वलेंट होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है। तो फोर्स क्या है? जनरली डी एल ओवर डेल क्यू डॉट है, डेल एल ओवर डेल क्यू। अगर हम लैग्रेंजियन को विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास में फोर्स निकल के आ जाएगा, इसका मतलब सीधा सीधा यही है। अब आते हैं हम कि हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग द लैग्रेंजियन फॉर्मूलेज। so how to write equation of motion, equation of motion by using Lagrangian formulation। ओके, सो पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा? द फर्स्ट, ये 4 से 5 स्टेप हैं, या आप बोल सकते हैं 7 स्टेप हैं। इनको अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद में आपको लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन कोई नहीं रोक सकता निकालने के लिए। मतलब आप विद इन मिनट यू कैन कैलकुलेट द लैग्रेंजियन फॉर्मूलेज बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। So here what you need to do, the first thing is choose the appropriate coordinate system। मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको कौन सा चूज करना है, ये हमेशा आप अवेयर रहें कि उस टाइम पे कौन सा बेस्ट रह सकता है, उसी को यूज करें। या तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सभी को चेंज कर लें, या कार्टेशियन में चेंज कर लें, या फिर सिलेंड्रिकल में चेंज कर लें। तो फर्स्ट क्या है आपका? चूज द appropriate coordinate system, appropriate coordinate system। The second thing is write down the write down the kinetic energy and potential energy of that system। Write down the kinetic energy and potential energy of the given system, of the given system। दिस इज द थंब रूल। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता होगी उस सिस्टम की, तो आप लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही मैंने बोला है कि जो लैग्रेंजियन होता है डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आपको ये चीजें पता होंगी तो आपने आधा काम तो खत्म कर दिया वहीं पर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ये समझ के चलिए अगर ये होगी तो। क्योंकि अगर आप काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख पा रहे हैं पार्टिकल की, या फिर जो सिस्टम दे रखा है उसकी, तो आप आगे तो सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब आती है बात, इनको लिखने के बाद में फिर आपको देखने हैं कि सिस्टम में कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है। अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो उसको भी देखना होगा। द थर्ड थिंग इज राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। कोई सिस्टम की लिमिटेशन तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, अगर है तो उसको राइट डाउन करना होगा। ओके, इफ एनी। ओके, नाउ फोर्थ थिंग इज चूज द जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी चूज करने पड़ेंगे कि आपको कौन सा जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन ऑफ जो सेटअप है मोशन वही रहेगा। ओके, फिफ्थ थिंग इज लैग्रेंजियन इक्विवेलेंट टू टी माइनस बी।
तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है आपको इस इक्वेशन में वो दोनों पुट कर देने हैं। देन क्या करना है, आफ्टर substituting the kinetic energy and potential energy in the Lagrangian equation, then you can write down the equation of motion dl over del q dot and del L over del Q equal to 0. So this is your equation of motion. अभी जो मैंने जैसे बोला कि चूज द जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो अभी हमने ये तो डायरेक्टली लिख रखा है, बट क्यू डॉट क्या है अब किस सिस्टम में दे रखा है, जैसे एक्स है, वाई है, या आर थीटा फाई है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो स्पेरिकल, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस को लिखना होगा। तो आफ्टर हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वी कैलकुलेट द partial derivative of del L over del Q and then del L over del Q, and then we put these values in this equation after calculating. Then क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को पहले कैलकुलेट किया, उन्हीं वैल्यूज को फिर से इसमें हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जो हमने ये वैल्यूज यहाँ पे x और y की कैलकुलेट की होंगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। सपोज वी हैव अ सिंपल पेंडुलम, ओके, एक हम सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं, उसकी हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये है आपका बॉब जो कि टू एंड फ्रो हो रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और ये डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया है। सपोज करिए ये डिस्प्लेस हुआ और ये आ गया यहाँ, अब इसकी पोजीशन है ये, और यहाँ कोई ना कोई एंगल होगा आपका थीटा। तो अभी आपके पास में क्या हुआ, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। थीटा यहाँ पे क्या है, ये सिंपल पेंडुलम है, हम इसकी क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द लैग्रेंजियन इक्वेशन। ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू इन द वेरी फर्स्ट वे इज के थीटा इज थीटा विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं कि लेंथ है ये एल, जो कि इफेक्टिव लेंथ है इसकी, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, एंड इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। रुको, ये ए है पॉइंट, ये सपोज करो ओ पॉइंट था, ए पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो यहाँ पे ये पॉइंट था बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, तो थीटा क्या था यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको हर चीज पता होना चाहिए कहाँ पर क्या यूज किस तरह से कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपकी क्लियर होगी तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी आसानी रहेगी। जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, एल क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ओके, एंड एम क्या है, ये जो बॉब था उसका मास है, एम इज मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, एंड एस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये जो एस है आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओसी, अलोंग द आर्क, इसने ये अपना आर्क कवर किया है ना, अलोंग द आर्क ओसी। ओके, सो एज हम जानते हैं जैसे कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले थीटा इज इक्वल टू आर्क कितनी कवर की है इसने, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस, स्मॉल एस अपॉन, और जो रेडियस थी वो लेंथ एल, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग द आर्क वो हुआ एल थीटा, क्योंकि इसकी जो जरूरत पड़ेगी कहाँ पड़ेगी हमें,
काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर अब हमारे पास में सिंपल पेंडुलम दे रखा है, इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, हमने देख लिया कि इसका कोऑर्डिनेट कौन सा सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने चूज कर लिया। देन उसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। बट वेलोसिटी हमें पता नहीं है, बट हमें पता क्या है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द आर्क कितना है, वो कितना है, एल थीटा है। तो हम जैसा जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो है डी वाई डी टी एंड एल थीटा। तो अभी इसको हम जो वेलोसिटी लिखेंगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एल एंड डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, एंड वी कैन राइट इट डाउन लाइक अ, क्योंकि डी वाई डी टी को हम लिख सकते हैं डॉट से, क्योंकि डॉट क्या है, रिप्रेजेंट करता है टाइम डेरिवेटिव। तो जो हमारी वेलोसिटी निकल के आई वो आ गई ये एल थीटा डॉट। इसको हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। द वैल्यू we will put the velocity value in the equation 1. So the kinetic energy becomes a half m l square theta dot square. So this is the equation second. Okay, now come to the potential energy of the system. Okay, so the potential energy here, we see that the displacement, or we can say the displacement along the arc O to C. So we need to know about the potential energy of OV in between. So the potential energy, the formula of the potential energy is mgh, but in here that is mgov. So we can write it down as like a OV. So OV, how can we calculate the OV? Difference of AO minus AV. Difference of OA minus AB. So we can calculate the OB. So this is the distance or the height. So mg and OA is the length of the pendulum, and AB is the angular displacement, the length along the angular displacement, that is equivalent to the L cos theta. Okay, so here we can take the common mgl, the length we can take the common from the above equation, and then equation becomes like mgl 1 minus cos theta. So the potential energy is like this. Okay, so this equation becomes third. Now we have a, हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर ली काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग वेलोसिटी, and we calculate the velocity by the help of angular displacement along the arc, and then we calculate the potential energy. Okay, now we will put these kinetic energy and potential energy in L is equal to T minus V equation. So this equation is fourth. हमने क्या किया, अभी सेकेंड इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं वो फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दी हमने. Okay, so the Lagrangian becomes a 1 by 2 m square L square theta dot square minus mg L cos mg L 1 minus cos theta. ओके, अभी आपके पास में दे रखी है लैग्रेंजियन इक्वेशन. ओके, अब जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ये आई है, अब हम यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जो लैग्रेंजियन में दिया था, इसको डी वाई डी टी डी एल ओवर डेल क्यू डॉट. सपोज मैं अप्लाई कर रहा हूँ जो उसने दिया था. अब आपको ना कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना होगा कि लैग्रेंजियन जो इक्वेशन है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है, तो उसी में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे. हमारा जो है थीटा दे रखा है, तो हम जो इक्वेशन है इसको इस तरह से लिखेंगे डी एल ओवन डी थीटा डॉट
क्योंकि हमारा जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है यहाँ पे क्यू क्या है, वो थीटा है। ओके, सो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी, dl अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो जनरलाइज वेलोसिटी है थीटा डॉट हो गई, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट था थीटा हो गया, क्योंकि हमारी जो होल इक्वेशन है वो किस में है, इन टर्म्स ऑफ थीटा वेरिएबल। So our equation looks like this. अब नाउ हम क्या करेंगे, वो इक्वेशन है हमारी लैग्रेंजियन की, उसको हम पहले पार्शियल डेरिवेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के साथ में, एंड देन हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में उसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे। तो dl अपॉन dl डॉट इक्वलेंट टू, अभी जब इसको डेरिवेट करोगे थीटा डॉट के साथ में, तो हमारे पास में आएगा ml स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देन हमारे पास में जो वैल्यू बची ml स्क्वायर थीटा डॉट। अब बात करते हैं हम dl अपॉन डी थीटा की। तो dl अपॉन डी थीटा कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी की जो टर्म आएगी वो इस तरह से आएगी कुछ, माइनस के mgl प्लस mgl, इसको इनसाइड हमने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, mgl हो गया माइनस का, और माइनस माइनस ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो गए, तो mgl cos थीटा। तो जो ये थीटा वाली, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें थीटा कोई है ही नहीं प्रेजेंट, तो मतलब यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, तो इसको जब हम dl अपॉन डी थीटा करेंगे तो ये आपका बनेगा माइनस के mgl d अपॉन डी थीटा एंड cos थीटा, so this will becomes mgl sin थीटा। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन मान लीजिए इसको 4 हो गई, ये 5 इक्वेशन मान लेते हैं इसको 5, so we can put our value of partial derivative in equation 5. So equation looks like that, ml square theta dot minus, and here already minus is given, so the minus minus plus, so the mgl sin theta equal to 0. So again here is theta is given, so the ml square and dy d theta dy dt and theta dot, and टाइम डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी बात करते हैं mgl sin theta equal to 0, so it will become theta double dot, the two times derivative of theta, mgl and sin theta। अब हम यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करने के क्या करेंगे, m से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन में, एंड एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन होगी थीटा डॉट प्लस, जब हम एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं होल इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन इस तरह से आएगी, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर से 1 एल कैंसिल आउट होगा, तो जी बाई एल बचा, और साइन थीटा इक्वल टू 0। So the sin theta is a very small in case of angular motion, so that's why the equation looks like g by l plus theta equal to 0. So this is the equation of motion of this simple pendulum. तो अब हम बात करते हैं फिर से कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि लैग्रेंजियन क्या है। तो लैग्रेंजियन क्या था हमारा, लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम, जो कि डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट था। जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी क्या थी, फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम थी, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, तो वो इज जो पोटेंशियल एनर्जी है इज ओनली द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, द एवरी सिस्टम दैट कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग सम वेरिएबल, दैट वेरिएबल इज नोन एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट।
अगर हम 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं या 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं या 3 डायमेंशन में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल्स को चूज कर लेंगे एक्स वाई जेड। और अगर 3 डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, अगर 2 डायमेंशन होगा तो एक्स वाई हो जाएगा अगर प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी वायर पे बात कर रहे हैं या लाइन की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो मोशन हो सकता है 1D में ही हो सकता है, मतलब बैकवर्ड या फॉरवर्ड ही हो सकता है, तो उस केस के लिए हम एक्स ले लें या वाई ले लें, मतलब जो भी वेरिएबल हमारे अकॉर्डिंग कन्वीनियंट रहेगा उसको ले लेंगे। देन उसके बाद में हमने बात की जनरलाइज वेलोसिटी की। जो जनरलाइज वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा था वो टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जनरलाइज मोमेंटा क्या है जो कि एसोसिएट होता है जनरलाइज वेलोसिटी से। तो यहाँ पे हमने फिर सिंप्लीफाई कर दिया कि लैग्रेंजियन को पुट किया, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में हमारा जो जनरलाइज मोमेंटम निकल के आया वो इक्वलेंट टू निकल के आया डी टी अपॉन डी क्यू डॉट। और क्योंकि जो वेलोसिटी थी, जो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो वेलोसिटी की फंक्शन नहीं थी, दैट्स वाई ये जो होल टर्म थी वो जीरो हो गई थी। देन उसके बाद में हमने देखा कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होता है, इसको बनाने के लिए हमें किस तरह से अप्रोच करना होता है पेपर में, तो वो हमने देखा यहाँ पर। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन वो न्यूटन सेकंड लॉ से निकलती है, बाय द वे। ओके, देन उसके बाद में हमने ये देखा कि हम किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है चीज़ों की, तो यो हमने यहाँ पे राइट डाउन की 1 बाई 1। तो पहला था हमारे पास में, सबसे पहले हमें अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम यू चूज करना है। देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जो सिस्टम भी रखा होगा उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, या फिर आपको फाइंड आउट करनी होगी उसी टाइम पर। देन उसके बाद में हमें जो सिस्टम में अगर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट होंगे, कोई भी दे रखा होगा तो वो राइट डाउन करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें अप्रोच करना होगा क्वेश्चन को किस तरह से करना है। देन उसके बाद में हमें जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको देखना होगा कि किस जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। अगर हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दे रखा है या फिर कार्डियन में दे रखा है या फिर सिलेंड्रिकल में दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये तो हमारा था डायरेक्टली। देन उसके बाद में हमने यहाँ पर अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा। इक्वेशन मोशन में फिर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, हमने यहाँ बात की, एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने उसको अप्लाई करने की कोशिश की, जो हमने पीछे जो स्टेप बताए थे उनको। तो यहाँ पे जैसे कि सिंपल पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी क्या है, या फिर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है। आपको ये पता चल गया, उसके बाद में हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी इसमें कोई कंस्ट्रेंट दे नहीं रखा है सिंपल पेंडुलम में, तो यहाँ हो क्या रहा है, डायरेक्टली आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, और उसके बाद में आपने जो लैग्रेंजियन की इक्वेशन होती है L इक्वल टू टी माइनस वी, वहां पे आपने ये पुट किया, तो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पता चल गया कि इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, तो जिससे कि आप उसी के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो आपने पहले क्या किया, सबसे पहले आपने सिंपल पेंडुलम था, उसका जो बोब था उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या थी वो कैलकुलेट की बाय यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन हाफ एम बी स्क्वायर। एंड you have first you calculate the velocity and then you put the values of velocity in the kinetic energy term, and आपके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई। देन उसके बाद में आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली पार्टिकल कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द आर्क, वो जो जितना हो रहा है उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। देन उसके बाद में आपने क्या किया, लैग्रेंजियन इक्वेशन में रखा उसको, तो आपकी जो लैग्रेंजियन है वो इस तरह से कुछ कन्वर्ट हो गई आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ potential energy, sorry, this is the kinetic energy term and this is the potential energy term। देन उसके बाद में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्मूला को पुट किया यहाँ पर, और फिर उसके बाद में आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे उसी के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को कन्वर्ट कर लिया। देन आपने क्या किया, पार्शियल जो डेरिवेटिव थे डी एल अपॉन डी थीटा एंड डी एल अपॉन डी थीटा डॉट,
ये कैलकुलेट किए, देन आपने जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी और आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। तो यही तरीका है, आपको ये स्टेप्स पता होना चाहिए। ये स्टेप्स बताए हैं तो आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज।